हर हर गंगे, हे भागीरथी हे गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हे भागीरथी हे गंगे। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सूर्या सिंह हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में पिछले 10 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर स्थित वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, माँ गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में ही न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और इसे पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। इसके तहत जल शक्ति मंत्रालय के पहले गंगा आमंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के 34 दिन के इस अभियान का आरंभ 10 अक्टूबर 2019 को हुआ था। उत्तराखंड के देवप्रयाग से अभियान शुरू होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक चला। अभियान का समापन 12 नवंबर 2019 को पश्चिम बंगाल में ही हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हुए इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ गंगा मिशन से देश भर के लोगों को जोड़ने और जागरूकता फैलाने का था। राफ्टिंग के जरिए पूरे किए गए इस अभियान में 2500 किलोमीटर लंबी दूरी तय की गई थी। इस अभियान का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर परमवीर सिंह जी ने किया था। उनके साथ भारतीय सेना, नौसेना और एयरफोर्स के अधिकारियों समेत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च (IITR), वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) के सदस्य भी शामिल रहे। इसी अभियान का अहम हिस्सा रह चुकी हैं सुश्री सुहासिनी शेखावत जी, जो कि आज हमारे बीच हैं। सुहासिनी जी पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से एडवांस लीडरशिप में डिप्लोमा पूरा किया है। सुहासिनी जी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखती हैं। वे निशानेबाजी का शौक भी रखती हैं और एक बेहतरीन शूटर भी हैं। नमस्कार सुहासिनी जी, क्योंकि आप इस अभियान में सहभागी रही हैं, इसीलिए आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी इस अनोखी और रोमांचकारी यात्रा का अनुभव हमारे साथ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर साझा करें। नमस्कार। जैसा कि सूर्या जी ने बताया इस अभियान के बारे में, गंगा आमंत्रण अभियान जो है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अभियान था। वो एक राफ्टिंग और कयाकिंग एक्सपीडिशन था, जिसका हिस्सा बनने का मुझे भी मौका मिला। इस अभियान का नेतृत्व जो है वो एयरफोर्स के विंग कमांडर श्री परमवीर सिंह जी कर रहे थे। ये इसकी जो कोर टीम थी, जिन्होंने देवप्रयाग से लेकर और गंगा सागर तक पूरी यात्रा की थी, उसमें 10 लोग थे जो कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से थे, और जो 9 लोग इन फोर्सेस से थे, और 10वीं मैं एज अ स्टूडेंट इस एक्सपीडिशन का हिस्सा बनी थी। ये एक 2600 किलोमीटर लंबा एक्सपीडिशन था और 5 राज्य जिनसे माँ गंगा बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, हमने 5 को कवर करते हुए यात्रा पूरी की। इस यात्रा को पूरी करने में हमें 34 दिन लगे। 30 और हमने वाटर सैंपल्स, पूरे एक्सपीडिशन में 135 वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए थे। सो ये जो है, ये इस एक्सपीडिशन का मैप है। हमारे जो पूरे 32 स्टॉप्स हैं, 34 डेज हमें लगे थे, बट हमारे पास प्रयागराज और वाराणसी में 1 दिन का हॉल्ट था।
सो दिस इज द मैप जहाँ हमने स्टॉप करते हुए हमने पूरा एक्सपेडिशन किया है। इस एक्सपेडिशन का जो ड्यूरेशन था, इस एक्सपेडिशन को 7 अक्टूबर को माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने नई दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया था, और एक्सपेडिशन कमेंस हुआ था देवप्रयाग से 10 अक्टूबर 2019 को। 12 नवंबर को एक्सपेडिशन कल्मिनेट हुआ था बकाली बीच, जो कि गंगा सागर से भी आगे है, फ्रेजरगंज में, वहां पे। ये जो कोर टीम थी, जो 10 लोगों की टीम थी जिन्होंने पूरा एक्सपेडिशन किया था, ये उनका एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं सबका नाम सहित है। पेटी ऑफिसर बिकेश कुमार हैं, हवलदार थे इंडियन आर्मी से देवेंद्र जोशी, एक सार्जेंट थे इंडियन एयरफोर्स से जॉनी, हवलदार राजेश कुमार, सार्जेंट श्रीहरि, और स्क्वाड लीडर दीप्ति जो थी वो इस टीम की डिप्यूटी टीम लीडर थी। विंग कमांडर परमवीर सिंह एक्सपेडिशन का नेतृत्व कर रहे थे, मैं एज ए स्टूडेंट वहां थी, और एक कॉर्पोरल विकी टोकस थे और कॉर्पोरल अमरेंद्र वस्त थे जो कि हमारे मेडिकल असिस्टेंट थे, और वो दोनों भी एयरफोर्स से थे। इस एक्सपेडिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ थ्रू राफ्टिंग पूरा गंगा का जर्नी करना, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। सबसे पहला उद्देश्य जो था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना था गंगा का, क्योंकि जो भी स्टडीज गंगा पे होती है और आज तक जितने भी साइंटिफिक सर्वेज भी हुए हैं वो सब कुछ कुछ जगहों पर होते हैं, कुछ आइडेंटिफाइड जगह हैं। वाटर सैंपल कलेक्ट करना है तो आइडेंटिफाइड, सबसे पहले हम कानपुर जाते हैं, पूरी गंगा का सैंपल कलेक्ट नहीं हो पाता था। तो हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च से स्कॉलर्स थे जो हर 20 किलोमीटर्स पे वाटर सैंपल ले रहे थे, और उसके अलावा भी जिस जगह लग रहा था कि हमें इधर से भी लेना चाहिए वो भी ले रहे थे। और ये एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम भी था, क्योंकि हम हर रोज एक नई जगह जा रहे थे, नई जगह रह रहे थे। सो हमारे लिए पब्लिक आउटरीच एक्टिविटीज भी प्लान थी, और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम था इस तरह से। और एक हमारे साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस एक्सपेडिशन में भागीदार था। सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का इस एक्सपेडिशन में उनको इंक्लूड करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो लोग 2019 का गंगा बेसिन का सेंसस कर रहे थे, वाइल्ड लाइफ सेंसस कर रहे थे। सो वो भी एक रिसर्च में बहुत था। इसके साथ हमारे साथ एनडीआरएफ भी जुड़ा था। सो एनडीआरएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च, और WII के दो मेंबर्स हमारे साथ रोटेशन बेसिस पे आते थे। हर 4 दिन में उनकी टीम चेंज हो जाती थी और दो नए मेंबर्स आ जाते थे। ओके, तो द कैंपेन जो था हमारा, जैसे कि अब मैंने बताया कि हमारे लिए पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक आउटरीच एक्टिविटीज प्लान थी। सो उसी में एक बाल गंगा मेला था जो एक स्टूडेंट्स के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो जब भी हम वहाँ जिस जगह हम पहुंचने वाले थे, NMCG और गंगा के जितने गंगा मंच जो है वो सब लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स को एंगेज करके रखते थे, NGOs को एंगेज करके रखते थे। उनके लिए एक्टिविटीज होती थी, कलरिंग कॉम्पिटिशन्स, आर्टिकल ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन्स। गंगा को गंगा की क्लेanliness के लिए, गंगा को कंजर्वेशन के लिए इस थीम पे बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती थी। सो इंटरैक्शन विद स्कूल्स, कॉलेजेस, ये उसी सब का एक वो है। क्लेanliness ड्राइव्स अरेंज की जाती थी। सो सुबह हम अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट करते थे, अराउंड 7 o'clock हम अपना जर्नी स्टार्ट करते थे जहां भी होते थे वहां से। उससे पहले क्लेanliness ड्राइव करते थे हम जहां भी पहुंचते थे। उसके बाद में सबसे पहले एक क्लेanliness ड्राइव होता था, हमारा रिसेप्शन होता था उसके साथ साथ। एक बहुत अच्छा
कैंपेन हमारे साथ था, क्योंकि जैसे गंगा पे जितने लोग काम करते हैं, हम कई बार होता था कि स्कूल्स में और कहीं एनजीओज के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते थे, ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते थे, तो लोग, मीडिया स्पेशली, वो क्वेश्चन करता था कि गंगा देखो आप, घाट तो साफ नहीं है, आप बोलते हैं कि गंगा में बहुत चेंजेस हो गए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है वाटर क्वालिटी में, बट घाट साफ नहीं है। तो हमारे साथ जो IITR का टीम था, वो ऑन स्पॉट टेस्ट करते थे, वाटर क्वालिटी टेस्ट। सो हम बोट पे बच्चों को बिठा के, मीडिया को बिठा के अपने साथ नदी के बीच में लेके जाते थे, और ऑन स्पॉट वाटर सैंपल्स टेस्ट करके हम उन्हें दिखाते थे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल pH लेवल है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा एमिनेंट फीचर्स हैं ये देखने के लिए कि वाटर क्वालिटी सही है या नहीं है। सो वो स्टैंडर्ड्स के अंदर है या नहीं, हम ऑन स्पॉट उनको टेस्ट करके दिखाते थे। फिर गंगा, जब ये एक्सपेडिशन चल रहा था, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का सीजन महीना था, तो हमने दिवाली गंगा ड्यूरिंग एक्सपेडिशन वही मनाया। हम बक्सर में थे दिवाली वाले दिन। हमने छठ पूजा हम बिहार में थे तब मनाया था। ये दुर्गा विसर्जन, क्योंकि वेस्ट बंगाल में विसर्जन अपने यहाँ 9 दिन में होता है, वहाँ 1 महीने बाद होता है, तो जब वहाँ विसर्जन था उस टाइम हम वेस्ट बंगाल में थे। प्लांटेशन ड्राइव्स अरेंज की जाती थी। जो मेजर ऑब्जर्वेशंस थे इस एक्सपेडिशन में हमारे, क्योंकि मैं इस तरह का एक्सपेडिशन पहले 2 बार भी हो चुके हैं गंगा पे, जो हमारे इस अभियान दल का नेतृत्व कर रहे थे विंग कमांडर परमवीर सिंह जी। ये उनकी तीसरी यात्रा थी गंगा पे। सो वो एक कंपैरेटिव स्टडी वो अच्छे से, मेरे लिए तो पहली यात्रा थी, और सच कहूँ तो मैंने गंगा जितना इमेजिन किया है वो ऋषिकेश में देखा है या वाराणसी या कानपुर में देखा है। सो मेरे लिए गंगा सिर्फ उतना ही था, बट उन लोगों ने क्योंकि पहले भी देखा था और वो विजुअल कंपैरिजन भी कर सकते थे, सो विजुअली उन्होंने 2013 में अपना पहला एक्सपेडिशन किया था गंगा का, और 2015 में अपना दूसरा एक्सपेडिशन किया था, जब उन्होंने पूरा गंगा तैर के पार किया था। तो इसमें जो घाट थे, 2015 का जो लास्ट एक्सपेडिशन था, उसके कंपैरिजन में ये वो है, घाट्स जो थे वो बहुत ज्यादा क्लीन थे। ये हरिद्वार की फोटो है, पहला जो घाट है वो। और उसके अलावा प्लास्टिक पोल्यूटेंट्स जो थे गंगा में वो बहुत कम थे। विजिबल प्लास्टिक पोल्यूटेंट्स जो थे 2015 के कंपैरिजन में बहुत कम थे। और इवन मैंने पहली बार यात्रा की थी, और मुझे भी जिस तरह से हम इमेजिन करते हैं कि घाट पे इतनी गंदगी होती है, बट फ्लोइंग रिवर में फ्लोइंग प्लास्टिक वेस्ट इतना नहीं था। अंटिल वाराणसी मैंने मुश्किल से 50 बॉटल्स पानी की देखी होगी, और बिहार तक आते आते 50 और। बंगाल में हालत थोड़ी खराब थी, बट वेटलैंड्स की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। वेटलैंड्स इम्प्रूव होते हैं, वेटलैंड्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट शोज की वाटर क्वालिटी अच्छी है, तभी वेटलैंड्स पनपते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स इतनी ज्यादा थी। डॉल्फिन्स साइट सीइंग, सो डॉल्फिन्स मैंने 2000 से ज्यादा डॉल्फिन्स देखी थी पूरे एक्सपेडिशन में। और जैसा कि बोलते हैं कि सोनपुर से डॉल्फिन का एरिया शुरू होता है, मैंने तो नरोरा कचला में भी डॉल्फिन्स देखी थी, और तब से देखते आ रहे थे हम लोग। डेड बॉडीज गंगा में जो प्रवाहित की लोग कर देते हैं, मैंने पूरे एक्सपेडिशन में 4 से 5 डेड बॉडीज देखी थी, 4 और 1 बच्चे की थी। तो और कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो लोगों ने 2015 में विंग कमांडर परमवीर सिंह जी का जो एक्सपेडिशन था, उन्होंने वो बताते हैं कि वो 200 से ज्यादा उन्होंने डेड बॉडीज देखी थी। और जब वो 2013 के एक्सपेडिशन की बात करते हैं, तब वो बोलते हैं कि उस टाइम 1100-1200 बॉडीज वो देखी है उन्होंने गंगा में। मैं जानती हूँ अभी बक्सर में और ड्यूरिंग कोविड जो सीन्स थे उसका बारे में, बट ये मैं मेरे एक्सपेडिशन के ड्यूरेशन में जो मैंने देखा था वही बता रही हूँ। डॉल्फिन्स, ये हमारी ही ली हुई पिक्चर्स है डॉल्फिन साइटिंग्स की, आप देख सकते हैं अभी इसमें भी एक। सो ये बहुत नॉर्मल चीज था। माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स थी, और थ्रू आउट द जर्नी हमें मिली है।
चैलेंज फेस करने पड़े इस एक्सपेडिशन में, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो हमारे लिए था वो था जब बुलबुल साइक्लोन ने हमें हिट किया था। हम लोग बैरकपुर में थे और साइक्लोन का वार्निंग आ गया था कि बैरकपुर में बुलबुल साइक्लोन हिट करने वाला है। एक दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी और सेक्रेटरीज जो थे उनका भी ये मैसेज आया कि एक्सपेडिशन को अबॉर्ट कर देना चाहिए, और कोइंसिडेंटली उसी दिन राम जन्मभूमि का हियरिंग का वो आने वाला, वर्डिक्ट आने वाला था। और फिर हम बंगाल में थे क्योंकि और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंटरनेट सर्विसेज उन लोगों ने बंद कर दी थी और हम लोगों को कहा गया कि हमें बंगाल से निकल जाना चाहिए और एक्सपेडिशन अबॉर्ट करके आ जाना चाहिए। बट हमारे टीम लीडर ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, एक्सपेडिशन बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा करेंगे, पानी में रहेंगे तो देखा जाएगा। तो जिस दिन साइक्लोन था हमने साइक्लोन को हेड ऑन लिया था, हम पानी में थे जब साइक्लोन हिट कर रहा था। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और क्योंकि बंगाल आते आते टाइडल इफेक्ट जो है, बे ऑफ बंगाल से टाइडल इफेक्ट भी नदी में फील होता है, तो वो भी उसकी वजह से थोड़ा और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था ये। 34 डेज तक कंटिन्यूस राफ्टिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सुबह उठ रहे हो, पूरी 8-9 घंटे आप कंटिन्यूसली पैडल कर रहे हैं, उसके बाद में आप दूसरी जगह पहुंचते हैं। वहां पे जाके भी ऐसा नहीं है कि आप जाके रेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता था हम सोने का मौका मिलता था हमें, तब तक रात के 11 बज जाते थे, और उसके बाद भी हम ये नहीं कर सकते थे कि हम जाके सो रहे हैं। हमें हमारा कल के नेक्स्ट डे के लिए हमारे कपड़े वापस उनको धोना है, सब सफाई करनी है, खाना खाना है, फिर जाके सोने को मिलता था। इतने प्रोग्राम्स लाइंड अप होते थे, हमें हमारे टेंट्स पिच करने होते थे, खाना बनाना, सब करना। तो मुश्किल से 11:30-12 बजे तक हम सो पाते थे और सुबह 5 बजे उठ के वापस सब उस जगह से वाइंड अप करके और बैक टू जॉब होना होता था। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और 1-2 दिन नहीं, 34 डेज तक कंटिन्यूसली ये करना बहुत चैलेंजिंग रहा। रैपिड्स, गंगा में ग्रेड 5 सबसे बड़ा रैपिड है, जो जिसे द वॉल कहा जाता है। सो ग्रेड 5 तक के रैपिड से 2 वो सिर्फ उत्तराखंड स्ट्रेच तक था ये चैलेंज हमारे लिए, चैलेंज था। और वाइल्ड लाइफ हमें एनकाउंटर करने को मिली। कई बार उत्तर प्रदेश आते आते कई बार ऐसा हुआ कि क्योंकि हमने ये एक्सपेडिशन अक्टूबर-नवंबर में किया था, वाटर लेवल नीचे कम होता है उस टाइम नदी में। कई बार बहुत शैलो स्ट्रेचेस थे, राफ्ट नहीं कर पाते थे, हमें उसको ड्रैग करके ले जाना पड़ता था। सो ये एक चैलेंज था। वेदर अपने आप में एक चैलेंज होता था। विंटर स्टार्ट हो गई थी, इतना फॉग हो जाता था सुबह सुबह हम स्टार्ट कर रहे होते थे तब कि हम विजिबिलिटी एकदम होती थी। लाइक ये जिस दिन की पिक्चर है उसी दिन की बात है कि हम राफ्ट कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि आगे एक राफ्ट चलती थी। ये एक कयाक है, ये एक राफ्टिंग और कयाकिंग एक्सपीडिशन था। मैंने पूरा एक्सपीडिशन इस कयाक में किया था। सो हमारे आगे एक राफ्ट होती थी जो कि हमें वार्न करती थी अगर कोई वाइल्ड लाइफ है, कोई घड़ियाल है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल चीज थी। तो कई रास्ता बताने के लिए भी वो हमारे साथ आगे चलते थे। बट कई बार ऐसा हुआ कि इसी दिन की हमें दिख ही नहीं रहा था, आगे विजिबिलिटी इतना लो था कि हमें वो राफ्ट ही नहीं दिखी। एंड इसी दिन हमने पहला स्पॉट किया था। ऐसे लग रहा था कि कोई पेड़ का ट्रंक पड़ा है, तो वहीं बीच में थक गए थे, चलो इस आइलैंड पे चलते हैं, यहाँ अपना कयाक लगाते हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। हमारे पास थोड़ा ब्रेकफास्ट पैक्ड होता था, वहीं बैठ के सब खा लेते हैं। बट जैसे ही हम पास गए और हमें रियलाइज हुआ, वी वर लाइक जस्ट 5-6 मीटर दूर घड़ियाल से हम थे, और हमें रियलाइज हुआ कि ये पेड़ का ट्रंक नहीं है, ये घड़ियाल है। एंड कयाक में आप इतना हड़बड़ी में काम नहीं कर सकते हो, आपको आराम से वापस बैलेंस बनाते हुए, बिना पैनिक किए हुए मैनुअली उसको लेके जाना, वो काफी चैलेंजिंग था। फिशिंग नेट्स इतने होते थे हम, और ऊपर से जैसे इस पिक्चर में तो दिख रहे हैं विजिबल, कई बार होता था लोग फिशिंग नेट्स डाल देते हैं और हमारी राफ्ट नेट्स के अंदर फंस जाती थी, और फिर वो उसको नॉर्मली नहीं निकाल सकते, वो पूरा नेट कटता था। और कई बार नेट का
साइज होता था 60-60 मीटर लंबे नेट्स, तो उनको पूरे को काटना फिर उसमें से निकलना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए। वाइल्ड लाइफ, घड़ियाल बहुत नॉर्मल साइटिंग। स्नेक्स, वाटर स्नेक्स, कई बार हम पानी में स्विम कर रहे होते थे और पता लगता था कि पास में से सांप जा रहा है। पैडल के साथ कई बार राफ्टिंग करते करते आपने पैडल अंदर डाला और पैडल के ऊपर सांप आ गया, तो ये भी एक स्टिंगरेज होती है, जैसे ओशन में स्टिंगरेज होती है वैसे गंगा में भी स्टिंगरेज होती है। और कई बार एक बार हुआ है, शैलो स्ट्रेच था और हम लोग, क्योंकि पानी इतना नहीं था, तो राफ्ट को पुल करके ले जा रहे थे, कयाक और राफ्ट को, और ऐसा लगा कि पाँव में कुछ किसी ने कुछ काटा, और बट मेरे को नहीं, हमारे साथ एक कॉर्पोरल थे उनको, एंड फिर देखा तो पता लगा कि वो एक गैंजेटिक स्टिंगरे थी जिसने उन्हें काटा था, और फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट अलग से, थैंकफुली हमारे साथ एक मेडिकल असिस्टेंट थे एयरफोर्स से। सो गूंच, जो कि डेविल कैटफिश होती है, ये बहुत कॉमन है बिहार और बंगाल आते आते। सो हमें एक ये भी एनकाउंटर हुई है। मेरे पास पिक्चर नहीं है, बट वाइल्ड लाइफ में हाइनास बहुत होती थी। हम लोग क्योंकि ऐसे ही जंगल में अपना वो सेटअप किया हुआ होता था, कैंप्स, बैंक पे जहाँ जगह मिली वहां हम कैंप सेटअप कर देते थे, रात को खाना बना रहे, तो यूजुअली कोई घाट होता था वहीं करते थे। सो कई बार लोग रात को, शाम को कोई क्रिमेशन हुआ तो हाइनास आते थे, वो बॉडीज को लेके चले जाते थे, और हाइनास हमारे टेंट्स के बाहर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे बोलते हैं कि आग लगाने से हाइनास नहीं आते, वाइल्ड लाइफ नहीं आते, वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते, वो दूर रहते हैं, बट समहाउ हमें लगता था कि जहां हम आग लगाते थे वहां वो जरूर आ जाते थे। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और हम टेंट से बाहर नहीं निकल सकते थे। कई बार होता था हमारा खाना पड़ा है, हाइनास वहां घूम रहे, तो हम वेट करते थे कि अब वो कब जाएंगे, और फिर हम बाहर निकले। नेविगेशनल चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था। यूपी, ईस्टर्न यूपी आते आते एंड बिहार स्पेशली, गंगा जब चैनल्स में बटती है, जब बिहार में भी जब गंडक घाघरा मिलती है, तो कई बार पता नहीं लगता कौन सा ट्रिब्यूटरी है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरी है, कौन सा मेन स्ट्रीम है, और नदी के अंदर जीपीएस वर्क नहीं करता है। सो आप ये जीपीएस के पे भी रिलाई नहीं कर सकते, और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने गलत चैनल ले लिया, जो एक डेड एंड, और हमने 6-6 किलोमीटर पैडल करके हम गए, फिर हमें रियलाइज हुआ कि ये तो डेड एंड है, और फिर हम वापस पैडल करके अपस्ट्रीम ऊपर आ रहे होते थे, और फिर बाद में मेन चैनल ढूंढ के उसमें जाते थे। सो नेविगेशनल चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए। नदी अपने साथ साथ, क्योंकि जो लूज बैंक्स होते थे उनको कट करते हुए जाती थी, तो पहले वाले एक्सपेडिशन का कोर्स से भी हम नहीं चल सकते थे, उनके पास रिकॉर्डेड कोर्स था, सब कोऑर्डिनेट्स वगैरह थे, बट क्योंकि नदी अपना कोर्स, नदी कटाव करती है, अपना कोर्स चेंज करती रहती है, तो हम उसको भी नहीं इतना रिलायबल सोर्स नहीं था। ये ईस्टर्न यूपी का पिक्चर है, बिहार आते आते, सैंड माइनिंग माफिया, एंड वो लोग पूरा इक्विप्ड होते थे, उनके पास सब तरह के वेपन्स होते थे, और कई बार ऐसा हमारे, लकीली हम इस बार, क्योंकि जो हमारे एक्सपेडिशन के लीडर थे, उनके साथ पिछले एक्सपेडिशन में उन लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस हुए थे, सो इस बार वी प्लान कि हम कोई भी तरह से इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट माफिया होते हैं एंड उनके पास सब तरह के वेपन्स मौजूद थे। हम लोग जब, ये हमारे एक्सपेडिशन लीडर की पिक्चर है, वो स्विम कर रहे थे तब की। कई बार ऐसे बोल्डर्स बोलते हैं इनको, ये डाले हुए थे नदी में, इनके, हमारी एक कयाक राफ्ट डैमेज हो गई थी इसकी वजह से, इसमें नीचे की तरफ एक कील निकली हुई थी, पता नहीं था, इससे निकलते निकलते हम कील से कयाक फट। बिहार में, सो दिस इज, हम अपना टेंट पिच कर रहे थे तब का, आप राफ्टिंग कर रहे हो, आप 8-8 9 घंटे पैदल करते हो,
हो और उसके बाद में आके सब लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद आपको अपने टेंट्स पिच करने हैं, अपने लिए खाने का अरेंजमेंट करना है, फिर हमारे लिए और प्रोग्राम्स लाइंड अप होते थे, सो इट वाज हेक्टिक। ये पिच है जिस दिन बुलबुल साइक्लोन हमें हिट किया था, सो उस दिन नदी ऐसी थी और हम उस कयाक में थे। सनबर्न्स हार्श इतना सा है, सो दिस इज सनबर्न जैसे नॉर्मली लोगों को सनबर्न होता है वैसा सनबर्न नहीं, ऐसा सनबर्न होता है। स्कैल्प, जिनको बाल आपके पूरा स्कैल्प निकल जाएगा। ये एक्सपेडिशन क्योंकि सिर्फ एक एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं था, हमारे साथ साइंटिफिक कम्युनिटी की जो कि स्टडी कर रही थी, सो मैंने इसमें कुछ फाइंडिंग्स जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च ने की थी वो अटैच कर रही हूँ। पानी की गुणवत्ता को देखने के लिए, क्वालिटी को देखने के लिए मेन पैरामीटर्स जो दो होते हैं वो पीएच लेवल होता है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। सो हमारे पास कुछ डेटा है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना था। सो 63 एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है दैट इज 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। सो 63 केसेस 8 से 8.5 के बीच में था। 69 प्लेसेस ऐसी देखी गई जिसमें 8.5 से ज्यादा था, और 8.5 से भी ज्यादा इज जो मैक्सिमम लिमिट, जो लीस्ट एसिडिक जो देखा गया वो 8.8 था। सो इट वाज 8.5 से 8.8 के बीच में 69 प्लेसेस थी। 3 जगह ऐसी थी जो 7 से 8 के बीच में थी, दे वर लाइक ऑन मोर ऑफ द बेसिक्स साइड। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अगर बात करें तो परमिसिबल लिमिट होना चाहिए कि 5 mg पर लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन पानी में होना चाहिए। सो पहले में डेटा कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि, तो ये डेटा जो है ये 10 mg पर लीटर एक जगह थी, वो मैंने आपको बता दिया। ऋषिकेश, जब हम देवप्रयाग से रवाना हुए थे तब उस फर्स्ट प्लेस का ये डेटा है, और वहां पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 10 mg पर लीटर था। 8 से 9 mg पर लीटर 27 जगहों पर था, और लेस देन 5 मोर देन 5 मीटर होना 5 mg पर लीटर होना चाहिए, लेस देन 5 mg पर लीटर सिर्फ 3 जगहों पर था। सो विच मीन्स इट इज जस्ट अ 60 किलोमीटर का स्ट्रेच जहां पे 5 mg पर लीटर, जो कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना पानी में होना चाहिए उससे कम था। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट देखा जाता है, सो एक गंगा एक्शन प्लान आया था 2013 में, जब माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने उससे पहले, जिसका ये कहना था कि गंगा का 600 किलोमीटर्स का एरिया जो है वो इकोलॉजिकली डेड है, उसमें कोई भी तरह का लाइफ जो है वो नहीं पनप सकता है और ना रह सकता है, सस्टेन भी नहीं कर सकता है। अगर आप बाहर से भी कोशिश करें तो कुछ सस्टेन नहीं कर सकता है, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के पैरामीटर से भी वो नहीं है। बट हमारे एक्सपेडिशन में ये देखा गया कि हमारा जो स्टडी था, हमने पूरा जो सैंपल्स कलेक्ट किए जिनके बारे में हमने बताया भी अभी आपको, सो एक भी ऐसा सैंपल नहीं था पूरे 130 सैंपल्स में से जो कि गंगा को इकोलॉजिकली डेड डिक्लेयर करता है। 10 ऐसे सैंपल्स थे जो कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में डालते हैं। मैंने अभी बताया 3 सैंपल्स थे जो कि 5 से 6 के बीच में जहाँ पे हमारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था, सो वो 3 जगह थी, और उसके अलावा ऐसे 7 सैंपल्स और थे जो कि गंगा को इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में डालते हैं, बट एक भी ऐसा सैंपल नहीं था जो गंगा को इकोलॉजिकली डेड कह सके। सो ये नमामि गंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य था गंगा को लेके, इन पैरामीटर से हम देख सकते हैं कि काम हुआ है और उनका सपना कुछ हद तक साकार हुआ है। जब 2015 में नमामि गंगे बन गया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की स्थापना हो गई थी, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी 80 घाट पे सफाई करने गए थे, जब उन्होंने 80 घाट पे उसका उद्घाटन किया था और स्वच्छता मिशन शुरू किया था।
तो उस दिन का जो कोलिफॉर्म फीकल कोलिफॉर्म लेवल होता है, उस दिन का 80 घाट पे फीकल कोलिफॉर्म लेवल जो देखा गया था वो 80,000 था। और इन कंपैरिजन टू जब हमने एक्सपेडिशन किया था, हम वाराणसी पहुंचे थे, हम वाराणसी 23 अक्टूबर 2019 को थे, सो ये सैंपल 23 अक्टूबर का है 2019 इन कंपैरिजन टू 2015। उस दिन का सैंपल के अकॉर्डिंग जो फीकल कोलिफॉर्म लेवल उस जगह का था वो 2300 था, एंड एज पर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो फीकल कोलिफॉर्म का लेवल है वो 2500 से कम होना चाहिए। सो विच मीन्स दैट इवन 80 घाट पे जो कि 80,000 2015 में जहाँ फीकल कोलिफॉर्म लेवल था, हमने उसको 2300 पे ही रह गया, विच इज विद इन द लिमिट्स। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कानपुर सीसामाव नाला जो था कानपुर में, जो कि सीसामाव ड्रेन पूरा 2015 से पहले पूरा ड्रेन जो था, पूरा कानपुर का सीवेज गंगा में डायरेक्टली ड्रेन किया जाता था। और जब उसको टैप किया गया 2019 में, उसको टैप किया था, तो पता लगा कि वो एक ड्रेन गंगा का 30% पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता था। सो दैट वाज वन ड्रेन जो 30% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता था। और जब से उसको ड्रेन को टैप किया गया, आप लोगों को याद, अगर कोई 2014-15 के आसपास कानपुर गए होंगे तो उनको ध्यान होगा कि कानपुर में गंगा कैसी दिखती थी। बट आउट ऑफ 29 सैंपल्स जो हमने कानपुर से वाराणसी के बीच में लिए थे, उसमें से 20 सैंपल्स का वाटर क्वालिटी जो था वो सूटेबल फॉर बेदिंग था। 9 सैंपल्स अभी भी हैं जो सूटेबल फॉर बेदिंग नहीं था, बट 20 सैंपल्स, 29 में से 20 सैंपल्स सूटेबल फॉर बेदिंग भी गंगा को बता रहे थे। तो इवन दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। कुछ कंक्लूड करने से पहले कुछ हाइलाइट्स इस एक्सपेडिशन के। इस एक्सपेडिशन में हमको जहाँ जहाँ हम जा रहे थे, कुछ MLAs, वी हैड 8 MLAs जिन्होंने हमें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कई बार हम जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए उन्होंने हमें रिसीव किया, हमारा रिसेप्शन हुआ। 2 जगह पे मेयर्स ने हमें अटेंड किया। 10 मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, जब हम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे तब उन्होंने हमें रिसीव किया था। 18 NGOs ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था। 88 ब्यूरोक्रेट्स ने हम इस एक्सपेडिशन का, जब भी हम जिस जगह पहुंचे तो उन्होंने हमें रिसीव किया और इस अभियान का हिस्सा बने। और मैं बहुत खुशी से कहती हूँ कि जिन 34 जगहों पर हम, हर 34 डेज पर हम, जो हमारी जर्नी थी, और जिन 32 जगहों पर हम रुके थे, उन सब जगहों के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स थे, एंड झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, वो इस अभियान का रिसीव करने के लिए और हमारे को और ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट करवाने के लिए, और वो सब उन्होंने ही अरेंज किया था, और वो सब भी इस अभियान का हिस्सा बने थे। पूरे एक्सपेडिशन में 57 स्कूल्स और कॉलेजेस ने पार्ट किया। ये सिर्फ बिहार तक का डेटा है, क्योंकि बंगाल आते आते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस एक्सपेडिशन को बॉयकॉट कर दिया था, और उन्होंने ना कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट हमें मिलना था, जल शक्ति मंत्रालय से हर स्टेट को एक फंड दिया गया था इस एक्सपेडिशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, बट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको क्योंकि डिनाई कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था, वो वैसे भी उसमें इतना वो नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे बंगाल गवर्नमेंट ने। ये सिर्फ बंगाल से पहले तक का, झारखंड तक का डेटा है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उनका हमें बहुत सपोर्ट था। नेवी का सपोर्ट हमें बंगाल में लेना पड़ा था, एंड इवन एयरफोर्स एंड आर्मी, क्योंकि स्पेशली बंगाल में, क्योंकि हमारे पास और कोई एजेंसी नहीं थी जिनसे हम कोऑर्डिनेट कर सकें। और जैसा मैंने बताया, जब हम बैरकपुर पहुंचे तब साइक्लोन था, ड्यूरिंग दोस टाइम हमें इंडियन ट्राई सर्विसेज ने बहुत हेल्प किया। इस पूरे एक्सपेडिशन का जो रीच था, 274 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, एंड
इंडिया के 20 स्टेट्स ने उसे कवर किया था और 26 कंट्रीज ने इस एक्सपीडिशन को फॉलो किया था। एंड जो हमारा टोटल रीच था इस एक्सपीडिशन का, हमने डायरेक्टली 2 लाख लोगों को, हम लोगों ने लोगों से बात की थी, लोगों से इंटरैक्ट किया था 2 लाख लोगों से, और ओवर 100 मिलियन व्यूज जो हमारे न्यूज क्लिपिंग्स थी और जो आर्टिकल्स थे उनकी व्यूअरशिप को जब हमने निकाला तब ओवर 100 मिलियन व्यूज हमें इस एक्सपीडिशन के लिए मिले थे। सो दैट अगेन इज अ वेरी बिग नंबर एंड दैट्स इट। थैंक यू। तो प्रेजेंटेशन काफी डिटेल्ड थी और वैसे क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए, बट क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी मरीन लाइफ के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो जो डॉल्फिन्स आपको मिली थी वो उनकी क्या टाइप थी, और मतलब उनके बारे में मतलब आपको उनके पास मतलब क्योंकि रिसेंटली भी रिसर्च आई है कि फिशिंग नेट्स की वजह से डॉल्फिन्स की काफी डेथ हो रही है, बाय कैच में वो मर रही है, तो आपने कौन सी टाइप देखी थी डॉल्फिन की? ये मेरा क्वेश्चन था। I'm sorry but इसका आंसर टाइप के बारे में मैं नहीं बता सकती। डॉल्फिन मैंने देखी थी, ये अच्छा, I'm not someone who's from the wildlife but बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, but जैसा आपने कहा कि बाय कैच की वजह से डॉल्फिन्स की डेथ होती है बहुत। हम लोग क्योंकि राफ्ट करके जा रहे थे और कई बार ऐसे होता था कि कहीं हमें कोई फिशरमैन मिल जाते थे या कुछ, तो हम रुक जाते थे, हमारे लिए भी थोड़ा ब्रेक हो जाता था, उनसे इंटरेक्शन भी हो जाता था। और जब हम लोग उनसे बात करते थे तो मैंने पूरे स्ट्रेच में मुझे कोई भी ऐसा वो नहीं मिला जिन्होंने इस बात, हमने जब भी पूछा कि डॉल्फिन्स यहाँ बहुत है, वो लोग सूस बोलते हैं डॉल्फिन को वहां पे, कि सूस मारते हैं आप लोग, तो वो बोलते थे कि वो they had this awareness कि डॉल्फिन नहीं मारना चाहिए, and so they were very aware and educated about it। और जैसे कई लोग, क्योंकि हमारे जो एक्सपीडिशन लीडर थे, सो उनका ये तीसरा एक्सपीडिशन था एंड ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो उनके लिए ही इज मच अवेयर ऑफ थिंग्स, सो वो बात भी करते थे, ऐसे पूछने की कोशिश भी करते थे कि उसका जो लोग पहले हंट करते थे डॉल्फिन्स को, डॉल्फिन्स का कुछ ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग, एंड दैट हैज अ वे, दैट्स इकोनॉमिकली बहुत वो होता है, तो तब भी लोग बोलते थे कि पहले होता था बट अब सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट उसके वो बना लिए हैं। बाय कैच में मे बी कुछ डॉल्फिन्स की डेथ होती होगी, बट अगेन जैसा पहले 2015 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा था कि गंगा में सिर्फ 30 डॉल्फिन्स बाकी है, तो 30 तो मैंने पहली बार जब डॉल्फिन्स देखी थी तभी देखी थी, सो 2030 से अगर 2000 मैंने देखा है तो दैट इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स। बाय कैच होता होगा, नो डाउट, यू कैन कंट्रोल दैट, बट इंटेंशनली लोग नहीं हंट करते हैं, ये अवेयरनेस है, और yeah, that's it. And that's great कि उन fishermen को value पता है, because dolphins play a very important role in the biological sense. So dolphins का इतनी नंबर में वहाँ प्रेजेंट होना depicts that water quality is improving. True. All right, that was it. नमस्ते दीदी, मैं जयपुर से आशुतोष हूँ। मैं BBA LLB कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से। आप लोग जब एक्सपीडिशन के कोर्स में थे और जब सैंड माफिया को एनकाउंटर करते थे तो आप लोग कैसे उनको मतलब अवॉइड वगैरह किया करते थे? So लकीली मैं जब एक्सपीडिशन में गई उससे पहले जो एक्सपीडिशन लीडर थे वो 2 एक्सपीडिशंस कर चुके थे, सो उन्होंने 2013 और 15 में एक्सपीडिशन किया था एंड ही हैड incidences with them. So this time specifically क्योंकि as a female मैं उनके साथ थी, squad leader दीप्ति थी, so ये decide किया गया था and he was very particular that हम उन areas में कहीं भी बैंक पे नहीं जाएंगे, we will just silently cross that because उनके पास हर तरह के weapons होते थे। Like I'll give an example. वेपन्स तो खैर ईस्टर्न यूपी बिहार आप किसी से भी वो नहीं कर सकते। हम लोग राफ्ट अपनी बैंक पे छोड़ते थे रात को, क्योंकि हमारे जो टीम लीडर थे ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि हमने जहाँ एक्सपीडिशन को, जहाँ रात को हम रुके हैं वहीं से शुरू करें, तो हम राफ्ट्स को बाहर नहीं निकालते थे, हम वहीं पानी में उसको बांध देते थे। एंड यूजुअली
कई बार होता था कि कोई वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है तो हम थोड़ा अंदर, बैंक से थोड़ा अंदर हम रहते थे, तो उस जगह पे पुलिस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था राफ्ट्स की। सो इट वाज बक्सर। बक्सर इज अ सिटी, कोई घाट नहीं है, गांव नहीं है, बक्सर बड़ा शहर है। बक्सर में हम थे, दिवाली का दिन था और हम लोग बक्सर में, क्योंकि शहर था, हमारे पास सर्किट हाउस था, तो हम सर्किट हाउस में रुके हुए थे। और रात को किसी ने सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी होते हुए भी रात को किसी ने खेल खेल में राफ्ट को चेम्बर फाड़ दिया, एक डैगर लेके पूरा चेम्बर काट दिया। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पैच को रिपेयर करना था, वो पूरा राफ्ट रिटन ऑफ था, वो उसके बाद काम नहीं आ सकता था। सो या we had no other option but to avoid them so that we can peacefully conclude the expedition. नमस्कार सभी को, मैं प्रियंका परिदा, अधिवक्ता। सुहासिनी जी से मेरा प्रश्न था कि ये एक्सपीडिशन आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो फिर ये इस एक्सपीरियंस को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि 34 डेज ऑन वाटर और वो भी अक्टूबर का महीना, इतना सब कुछ सोचकर व्हाट इंस्पायर्ड यू और put you into that situation कि you said yes to that expedition? So I'll be honest, मैं इस एक्सपीडिशन दल का हिस्सा नहीं थी। आपने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में जो पिक्चर था वो उस एक्सपीडिशन का फ्लैग इन का पिक्चर था, जो कि 7 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ था। मैं उस दिन तक भी एक्सपीडिशन दल का हिस्सा नहीं थी, मैंने फ्लैग इन अटेंड भी नहीं किया था, क्योंकि माननीय जल शक्ति मंत्री वो खुद पहला लेग जो था देवप्रयाग से ऋषिकेश का, वो खुद पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। एंड as someone who is very keen in adventure and sports, तो मुझे लगा कि इस एक स्ट्रेच में तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं घर से एक दिन के ही सामान कपड़े लेके गई थी, और मैं जब गई थी तब भी मेरा यही प्लान था कि मैं एक दिन के लिए ही इस एक्सपीडिशन में जाऊंगी। तो जब दिल्ली 7-8 को हमने जो एक्सपीडिशन लीडर थे, तो मैंने उनको कॉल किया था पूछने के लिए कि मुझे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहेगी इस एक्सपीडिशन में। तो उन्होंने, फिर मैंने ऐसे ही कैजुअली उनसे पूछा कि अगर मेरे को राफ्टिंग आती तो नहीं है, बट अगर मैं एक दिन से ज़्यादा इस एक्सपीडिशन में रहूँ तो विल इट बी ओके? क्योंकि वो उस टाइम NJMC के साथ डेपुटेशन पे थे। तो और अब मिनिस्टर की डॉटर ने फोन करके बोला है कि मैं एक्सपीडिशन में एक दिन से ज्यादा रह सकती हूँ। ब्लंटली मुझे मना नहीं कर पाए, बट उन्होंने भी ये ठान रखा था कि वो अगर ऋषिकेश से नहीं तो मुझे हरिद्वार या गढ़मुक्तेश्वर से तो वापस भेजे देंगे। बट और मुझे भी जब मैंने उनसे पूछा था तब भी यही सोच के पूछा था कि मैं गढ़मुक्तेश्वर से वापस आ जाऊंगी, पर क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर से दिल्ली 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो मैं गढ़मुक्तेश्वर से वापस आ जाऊंगी। बट समहाउ मैं वहीं रह गई। फिर उनको लगा कि मैं कर पाऊंगी, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। आई वाज वेरी वेल इंट्रोड्यूस्ड टू द स्पोर्ट्स। हेलो, मेरा नाम अनन्या बंधारे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी मैंने ग्रेजुएट किया है। मेरा सवाल ये है कि आपके पूरे एक्सपीडिशन में आपने सेम बोट यूज किया था या यू केप्ट स्विचिंग? No, so there was a picture जिसमें मैं expedition, हम लोग एक कयाक में थे. So I did the entire expedition from Haridwar onwards. I did the entire expedition on that kayak. उससे पहले हमारे पास राफ्ट्स थी, because rapids में these kayaks they don't work. For that we need a different kayak altogether. So but हरिद्वार ऑनवर्ड्स, हरिद्वार से वेस्ट बंगाल तक हमने पूरा एक्सपीडिशन उस कयाक में किया था। एंड दिस कयाक इज एट माय होम, सो आप दिल्ली में हैं, इफ यू वांट टू सी यू कैन ऑलवेज कम एंड हैव अ लुक एट इट। नमस्ते, मेरा नाम कौशिकी परिहार है। मेरा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बस एक छोटा सा सवाल है कि आपका बिहार का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि यहाँ पे गंगा का स्ट्रेच सबसे लंबा है। जी, बिहार का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो मेरा बक्सर का जब हमारी राफ्ट का चेम्बर फटा था वही रहेगा। बट बिकॉज हम सुबह पूरा तैयारी में थे कि बस जाके हमें, और क्योंकि बिहार बक्सर
बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे टेंट में नहीं सो रहे थे, हमें प्रॉपर बेड मिला था, तो हम थोड़े रिलैक्स थे उस दिन कि हमें सुबह सुबह जाके टेंट वापस पैक नहीं करने हैं, एरिया क्लीन नहीं करना है, हमें नॉर्मली उठ के तैयार के जाना है। हम सुबह सुबह वहां पहुंचे एंड देन वी रियलाइज कि किसी ने हमारा पूरा राफ्ट फाड़ दिया है एंड वी आर लाइक शॉर्ट ऑफ वन राफ्ट नाउ। सो सबसे ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो वही था एंड उस टाइम लगता था, बट नाउ वी एंजॉय इट, दैट हैड इट नॉट हैपेंड देन मे बी हमारे पास इस एक्सपीडिशन में इतना इम्पोर्टेंट मेमोरेबल, दिस इज लाइक द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट अपार्ट फ्रॉम द बुलबुल साइक्लोन। ऑल्सो बिहार डॉल्फिन्स, जैसे मैंने कहा, सोनपुर आते आते डॉल्फिन्स का नंबर बढ़ जाता था, सो देन तो डॉल्फिन साइटिंग सोनपुर में सबसे ज्यादा होती है। सो इट्स लाइक आप जहाँ देख रहे हो वहां आपको डॉल्फिन हॉप करती हुई दिख रही थी। बिहार that's it. And हम बिहार जब आए थे तब छठ था उस टाइम, सो सब घाट्स वगैरह एकदम डेक्ड अप होते थे, सब लोग इतना, और हमें इंटरेक्शन करने का भी ज्यादा मौका मिला। 2 छुट्टी थी बट हम स्कूल स्टूडेंट से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बट घाट पे लोग ऑलरेडी मौजूद होते थे, तो हमें एफर्ट्स खुद की तरफ से कुछ नहीं करने पड़े कि हम कैसे लोगों को मोबिलाइज करें, कैसे लोगों के साथ एंगेज करें, सब ऑलरेडी वहां होते थे, सो इट वाज इजियर फॉर अस। Namaste. 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 I am Aditi Goswami from Agra. So my question is, what was your mindset during the expedition? My mindset. जी, so my mindset during the expedition, so मैं राजस्थान से आती हूँ एंड दैट टू वेस्टर्न राजस्थान से आती हूँ, जहाँ जोधपुर विच इज अ डेजर्ट। एंड जब बात करते हैं कि जल संरक्षण की, गंगा को रेजुवेनेट करने की, तो हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं राजस्थान में रहते हुए, राजस्थान से बिलोंग करते हुए गंगा में कैसे कंट्रीब्यूट करूं, ये हमेशा से एक सवाल था और क्यूरियोसिटी भी रहती थी जब घर पे लोग आते थे और गंगा मंच से, विचार मंच से कोई लोग आते थे और वो सब बातें करते थे कि हम ये कर रहे हैं। कई एनजीओज के लोगों से मुलाकात होती थी, उनसे वो बताते थे कि वो क्या क्या गंगा पे कर रहे हैं, तब लगता था कि हम शायद माँ गंगा के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, एक्सपीडिशन पे गई थी तब तो ये सोच के गई थी कि एक एडवेंचरस एक्टिविटी है, पहले बहुत मजा आएगा, एक दिन अच्छा राफ्टिंग एक्सपीरियंस होगा, बट 3-4 दिन होते होते रियलाइज हुआ कि हम कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। हम जैसा मैंने रीच बताया कि हम लोगों ने 2 लाख लोगों से तो डायरेक्टली इंगेज किया, 2 लाख लोगों से डायरेक्टली बात की थी इस एक्सपीडिशन में, कैसे स्कूल स्टूडेंट्स। सो दैट वाज एक एडवेंचरस एक्टिविटी के थ्रू माय बिट कि मैं अगर उस पूरे एक्सपीडिशन में 2 लाख में से भी अगर 200 लोग या इवन 20 लोग भी कुछ सीख ले पाए और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज ला पाए, सो दैट्स माय बिट एंड माय कंट्रीब्यूशन टुडे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्लाक्षा चौहान है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न सुहासिनी जी से ये था कि आप इस एक्सपीडिशन में जुड़े तो आपने अपने आप को फिजिकली और मेंटली कैसे प्रिपेयर किया? मैं इस एक्सपीडिशन में जब जुड़ी तो मैं प्लान करके नहीं जुड़ी थी कि मैं इस एक्सपीडिशन में जाने वाली हूँ, बट इस एक्सपीडिशन के फर्स्ट लेग में जाने के लिए भी मेरे फादर ने एक कंडीशन रखी थी। सो 15th of September को एक गंगा रन ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, एंड उसी जो दौरान माननीय जल शक्ति मंत्री इस एक्सपीडिशन को लॉन्च करने वाले थे। दिस वाज एन एक्सपीडिशन व्हिच वाज ओपन टू ऑल, जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा था सब कर सकते थे। एंड कई बार ऐसा हुआ था कुछ लेग के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, वो एक लेग में एक दिन 50 किलोमीटर हमारे साथ हैं, कई बार ये भी हुआ था। दो वो राफ्ट्स में रहते थे, कयाकिंग नहीं था, बट तो मुझे बोला गया, और उसमें 3 कैटेगरीज थी, एक 5 किलोमीटर का रन, नहीं एक 3 किलोमीटर का रन था, एक 5 किलोमीटर का रन था और एक 15 किलोमीटर का रन था। और मुझे बोला गया था कि अगर आप 15 किलोमीटर रन कर लोगे
तो फिर आप मेरे साथ इस एक्सपेडिशन में चल सकते हो फर्स्ट लेग के लिए, सिर्फ देवप्रयाग से ऋषिकेश वाला जो स्ट्रेच था 80 किलोमीटर्स का, उसके लिए। एंड तो मैंने वो क्योंकि आई हैव बीन, मेरा इंटरेस्ट रहा है हमेशा स्पोर्ट्स से, मैं वो 15 किलोमीटर भागी थी। और फिर मैंने कहा था कि अब मैं जा सकती हूँ, बट तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पूरा एक्सपेडिशन करूंगी। एंड मैंने पूरा एक्सपेडिशन कयाक पे किया था, और मैं पहली बार कयाक में हरिद्वार पे बैठी थी। इससे पहले मैंने कयाक पे मैं कभी बैठी भी नहीं थी। सो मेरे जब पहली बार जब हरिद्वार बड़ी जगह है, कई एनजीओ से लोग आए थे, कई ब्यूरोक्रेट्स आए थे हमें फ्लैग ऑफ करने के लिए उस दिन, तो मीडिया वहां पे मौजूद था। तो मैं विंग कमांडर परम को मैंने यही बोला था कि सर प्लीज मीडिया से आगे निकल जाए, तब जाके कयाक पलट जाए तो ठीक है, सबके सामने नहीं पलटना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कयाक में बैठना, बैलेंसिंग विद करंट्स, बैलेंसिंग एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बट आई वाज लकी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड इट जस्ट हैपेंड। सुहासिनी जी, मेरा और एक प्रश्न था कि जिस तरह से आपने पूरा ये जो अभियान था उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रोल था, तो क्योंकि आपके साथ जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जैसे कैप्टन आपने जो बताया, विंग कमांडर परम जी, तो उनका उससे पहले 3 ऑल एक्सपेडिशंस हो चुका था, और तो आपके पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा। तो मुझे ये बताइए कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन और ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन के बाद आपको क्या लगा, क्या डिफरेंस रहा? लोग और अवेयर हुए हैं, उनका वो और वाटर से रिलेट कर पा रहे हैं, कि उसको और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ वाटर को देख रहे हैं, कि उसको कंजर्वेशन के हिसाब से देख रहे हैं? नो, डेफिनेटली अवेयरनेस है लोगों में, स्पेशली द यंगर जनरेशन। सो जब हम घाट पे जाते थे एंड सुबह सुबह, क्योंकि माँ गंगा के घाट पे हमेशा सुबह 4 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती थी, तो हम देखते थे बच्चे जब होते थे घाट पे, दे वर अवेयर प्लास्टिक लिटर नहीं करना है, लोग नहा रहे हैं तो भी दे वर अवेयर कि कोई भी तरह का डिटर्जेंट यूज नहीं करें। लोग जो बड़े लोगों के कंपैरिजन में बच्चे ज्यादा अवेयर थे, एंड हमारा जो टारगेट था वो भी यही था कि हम उनको और ज्यादा अगर उनसे इंटरेक्ट कर सके, उन्हें इस चीज के लिए अवेयर कर सकते हैं, बिकॉज हम एक जगह एक ही दिन रहने वाले थे। दे आर द वंस, अगर आपके घर में अगर आपका कोई बच्चा आपको बोलता है कि ये गलत है, सो दैट थिंग रिमेन्स कि हाँ बच्चा भी बोल रहा है कि गलत है तो मे भी कुछ गलत होगा। सो ये तो मेरा वो है। जैसा कि आपने कहा कि विंग कमांडर परम ने पहले 2 एक्सपेडिशंस भी किए हैं, उन विजुअली जो चेंजेस भी वो देख पाए थे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कानपुर है। वो बताते थे कि जब 2015 में वो गंगा स्विम कर रहे थे, तब कानपुर में गंगा वाज एकदम काली थी, गंगा एक्चुअली विजिबली डार्क ग्रे थी। बट इस बार ऐसा नहीं था। मुझे जब कानपुर की स्टोरीज वो लोग बताते थे, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि कानपुर में मैं कयाक में नहीं जाऊंगी, बिकॉज कयाक में आप पानी के प्रॉक्सिमिटी में होते हो, आप जितनी बार पैडल करते हो उतनी बार पानी आपके ऊपर आता है। तो मैं यही बोलती थी कि मैं कानपुर में कयाक में नहीं जाऊंगी, कानपुर वाला स्टेच मुझे राफ्ट में करने दो। सो बट ऐसा नहीं था। कानपुर में भी सीसामाऊ ट्रैप करने के बाद में, सीसामाऊ जजमाऊ जब डाइवर्ट किया, जजमाऊ जो था, उसके बाद में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और ऐसा कोई काली गंगा है ये नहीं दिख रहा था। प्लास्टिक पल्यूटेंट्स वो बताते हैं कि हमें इतने दिखते थे, बट अभी इस बार नहीं दिख रहे इतने। जो फ्लो के साथ में प्लास्टिक बहता है वो बैंक्स पे नो डाउट लोग करते हैं, बट बॉटल्स हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन है, और जो दिखती थी हम कोशिश करते थे कि हम उनको भी अपने साथ राफ्ट में लेके चलें और करें। नमस्ते, मेरा नाम तन्वी भदौरिया है। मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ पे मतलब गंगा में बहुत सारे रीजन्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होंगे। सो उस पॉल्यूशन की वजह से वहाँ की वाइल्ड लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ा और इट वाज सेम? नो, सो गंगा में जो भी रीजन्स ज्यादा पॉल्यूटेड थे या जो भी घाट ज्यादा पॉल्यूटेड थे, दे वर ऑन द बैंक्स कंपैरेटिवली। पूरी गंगा के स्ट्रेच में बोलूं अगर मैं, तो दे वर ऑन द बैंक्स ऑफ द बिगेस्ट सिटीज।
जो जहाँ जिस जगह बैंक पे कोई सिटी नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, गांव नहीं है, तो वहां पे बैंक साफ मिलते थे। पर जहाँ बड़ा शहर है, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ जो है आपको, और इट्स लाइक ऑब्वियस कि ज्यादा लोग आ रहे हैं तो पोल्यूटेंट्स भी ज्यादा आएंगे। बट और उन जगह पे सिमिलरली जैसे जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहाँ जो कि गंगा का एक्वेटिक लाइफ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बिकॉज वो भी अपना प्राइवेसी पसंद करते हैं। सो जहाँ बोटिंग ज्यादा हो रही है, फिशरमैन है, वो उस जगह नहीं आते हैं। जैसे वाराणसी का एग्जांपल दे तो वाराणसी में आपको वाराणसी वाले स्ट्रेच में आपको कोई एज सच वाइल्ड लाइफ भी नहीं मिलती है और कोई एक्वेटिक लाइफ भी नहीं मिलती है। बट जैसे ही आप थोड़ा आगे जाते हैं, गाजीपुर पहुंचते पहुंचते वापस शुरू हो जाता है, वापस आपको मिलने लग जाता है। गाजीपुर क्योंकि छोटी जगह है कंपैरेटिवली, तो वहाँ घाट पे आप ड्यूरिंग, अब गाजीपुर से थोड़ा आगे जाओ तो भी आपको मिलने लगेगा। तो जहाँ बड़ा शहर है वहाँ ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ और एक्वेटिक लाइफ कम हो जाती है। ओके, थैंक यू। और नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रवन्या है और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि जब आपकी पूरी एक्सपीडिशन थी, पूरी ड्यूरिंग बीच में आपको कभी ऐसा लगा कि आप क्विट करने का मन हो या फिर डर लग रहा हो? कॉन्ट्रास्टिंग इसके, जब हम लोग प्रयागराज में थे एंड इट वाज 19 अक्टूबर के आसपास, एंड मुझे घर से कॉल आया था कि दिवाली आ रही है, दिवाली पे तो एटलीस्ट घर आ जाओ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं दिवाली पे घर पे नहीं थी। एंड बट मुझे लगता था कि अगर मैं दिवाली पे घर आऊंगी, 27th को दिवाली थी, दिवाली पे घर आऊंगी तो मैं 3-4 दिन एक्सपीडिशन मिस कर दूंगी। सो आई कांट अफोर्ड टू डू दैट। तो मैं 25th तक उसको टाल रही थी, एंड देन 25th को फाइनली आई हैड टू टेल देम। मुझे कन्विंस करने के लिए कुछ मिला नहीं, सो आई हैड टू टेल देम कि बाकी एक्सपीडिशन में टीम मेंबर्स है, उनके भी तो दिवाली है, वो भी नहीं आ रहे हैं। सो कॉन्ट्ररी, मुझे तो आई वाज स्ट्रगलिंग कि मैं कुछ भी करके घर नहीं जाऊं और पूरा एक्सपीडिशन कंप्लीट कर लूं। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि है। मेरा एक सवाल है आपसे। मैं जयपुर से रश्मि बोल रही हूँ। ठीक है, एक्सपीडिशन वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी एजुकेटिव आल्सो। बहुत हमें सीखने को मिला इससे, और आपने बहुत सारे लोगों को एजुकेट भी किया। जैसे आपने कहा 2 लाख लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ है, लेकिन अब इसका फॉलो अप क्या है? अब आप उसके बाद इसके फॉलो अप में क्या चल रहा है? कुछ और भी प्लान्ड अप है? उससे कुछ कंक्लूजन्स के बाद उसको कैसे फॉलो अप ले रहे हैं? तो हमारा जो एक्सपीडिशन था वो 2019 नवंबर में कंक्लूड किया था हमने। एंड इसका हर सक्सेसफुल एक्सपीडिशन का एक फ्लैग इन होता है। तो इस एक्सपीडिशन का जो फ्लैग इन था वो 13 मार्च को किया गया था। माननीय गृह मंत्री जी ने हमने उनको फ्लैग हैंड ओवर किया था, एक्सपीडिशन फ्लैग। 13 मार्च के बाद से हमने प्लान किया था कि कुछ जगह ऐसी थी जहां बाय इलेक्शंस थे, या इवन जो उत्तराखंड का स्ट्रेच था या वेस्टर्न यूपी का स्ट्रेच था, वहां जब भी हम लोगों से बात कर रहे थे, हम बाकी क्योंकि हमने पूरा एक्सपीडिशन, पूरा जर्नी के बारे में उनको नहीं बता पाए। सो इट वाज ओनली जब हम बिहार एंटर हुए तब तक हम एविडेंटली चीजों के बारे में लोगों को बता सकते थे। अगर हम हरिद्वार में खड़े होकर लोगों को बोले कि हमें कुछ पोल्यूटेंट्स नहीं मिले, तो वी वर जस्ट, हमने सिर्फ 100 किलोमीटर गंगा का स्ट्रेच कवर किया और उसमें हम पूरी 2600 किलोमीटर के बारे में बात नहीं कर सकते। तो प्लान यही किया गया था कि हम लोग जो है जितनी ये पहले वाली जगह है इनमें वापस जाके, पूरा टीम नहीं, पूरा कोर टीम नहीं, तो एटलीस्ट विंग कमांडर परमवीर सिंह जी जो हैं, हम लोग वापस जाएंगे और फिर एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेंगे। कई जगह बाय इलेक्शंस थे, कई जगह बंगाल में जैसे मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया था एंड उन्होंने सब चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया था, हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे वहाँ पे। तो उन सब जगहों पर हम वापस जाएंगे एक्सपीडिशन से अलग, एंड देन वी टॉक अबाउट आवर जर्नी। बट मार्च में लॉकडाउन हो गया था एंड थिंग्स कुडंट वर्क द वे वी हैड प्लान्ड। बट विंग कमांडर परमवीर सिंह जी, क्योंकि ही इज वेरी वेल नोन
उस पूरे लेग में। कई बार होता था हम छोटी छोटी जगह पे भी जाते थे, लोग पहचानते थे उन्हें क्योंकि उन्होंने पूरा गंगा स्विम किया था। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग उस टाइम, जब तो लोग उनको पहचानते थे। हम किसी के यहाँ भी अगर कहीं होते थे तो लोग बोलते थे कि 3 साल पहले आप आए थे, आप वही है ना। तो दिस वे पीपल न्यू हिम, एंड इस वजह से लोगों से उनका इंटरेक्शन था। उन्होंने अपने लेवल पे भी क्योंकि जो ही इज अटेंडिंग नॉर्गे अवार्डी, और तो उन्होंने और वो एनएमसीजी के साथ ही अटैच्ड थे। अभी 4 महीने पहले ही वो उन्होंने वापस एयरफोर्स में रिज्यूम किया है। तब तक वो एनएमसीजी के साथ ही थे। तो उस पोर्टफोलियो के साथ वो अलग अलग स्कूल्स में और अलग अलग एनजीओज के साथ अलग अलग जगहों पर लोगों से इंटरेक्शन इसमें जूम के थ्रू और वेबिनार्स के थ्रू कर रहे थे। अदरवाइज वी हैड प्लान्ड कि हम एक एक्सपेडिशन हर 2 साल में भी कर सकते हैं, सो दैट इफ नॉट अस तो अदर पीपल कैन डू इट। इस तरह से जो गंगा पे लोगों को काम हो रहा है, इवन द मिनिस्ट्री का जो काम हो रहा है, उसका भी हमें एक साइंटिफिक रिपोर्ट मिल जाएगा, फर्स्ट हैंड सर्वे हो जाएगा, एंड ऑल्सो इट विल बी अ वेरी, लोगों को टाइम बाय टाइम याद आता रहेगा कि हाँ ये नहीं करना है। थैंक यू। सुहासिनी जी, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। एक नहीं, रादर 2 प्रश्न है मेरे। एक तो पहले मेरी थोड़ी सी इस बात को लेकर जिज्ञासा है। आपने कहा आईआईटीआर के जो मेंबर्स होते थे वो रोटेटरी बेसिस पे होते थे, 4 दिन में बदलते थे, तो ये कैसे पॉसिबल होता था? मतलब क्योंकि आईआईटीआर पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी, तो मेंबर्स कैसे चेंज होते थे? क्योंकि बहुत स्ट्रेनस था, एंड आईआईटीआर से जो लोग होते हैं ईदर स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट्स, जो या तो इंटर्न कर रहे होते थे या साइंटिस्ट होते थे। एंड हम लोगों ने इवन एनडीआरएफ भी हर 4 दिन में चेंज होता था, सो पीपल कुड कोप अप विद दैट स्ट्रेन। तो जब हमने शुरू किया था तब हमने यही डिसाइड किया था कि वील हैव 3 टीम्स जो आएंगी, एंड सेम WII की, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, IITR की एंड NDRF की। सो वील हैव 3 टीम्स। पूरे एक्सपेडिशन में 3 बार टीम चेंज होगी, बट विद इन फर्स्ट 5 days दे कुड कोप अप विद द एक्सपेडिशन, बिकॉज आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, सब कुछ वापस वाइंड अप कर रहे हो, अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हो, लंच के लिए अगर आपको साथ में कुछ पैक करना है, बिकॉज हम पहुंचते थे तब तक हमें ब्रेकफास्ट कम लंच जो भी है सब बना के जाना होता था। सो यू कुकिंग, आप सुबह फिर घाट पे सफाई चल रही है, अलग प्रोग्राम्स में बिजी हो। सो वी स्टार्टेड आवर डे एट 5 और वो चलता था रात को 12 बजे तक, एंड 9 hours तक कंटिन्यूस पैडलिंग इज वेरी स्ट्रेनस फॉर योर आर्म्स। मुझे याद है मैं वापस आई थी तो मेरे आर्म्स बल्ज्ड थे, एंड माय मदर वाज लाइक तुम इंडियन कपड़े नहीं पहन सकती हो ऐसे आर्म्स के साथ में। सो एंड उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आई वाज एडवाइज्ड कि मैं एक ग्लास पानी भी उठा के हाथ में नहीं रखूं, उसको नीचे रख दो, सो दैट द मसल डिसॉल्व्स। सो या तो वो दे कुडंट कोप अप, तो वो इसलिए हर 4 दिन में चेंज होता है। और दूसरा मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप लोगों का कोई एक फिक्स टारगेट होता था कि इतने दिन में इतना ट्रैवल करना है आपको, या तो जैसे एक्सपेडिशन मैंने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में एक मैप दिखाया था आपको, सो दैट मैप वाज पहले से ही बना हुआ था। विंग कमांडर परम, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज भी वही कर रहे थे, वो एनएमसीजी के साथ ही काम कर रहे थे। सो ये पूरा एक्सपेडिशन डिजाइन भी उन्होंने किया था, उनको पास पहले एक्सपीरियंस भी था। सो वी हैड डिसाइड सब जगह हम किस दिन कौन सी जगह पहुंचेंगे, इट वाज ऑल प्री डिसाइडेड। सो अब ये 34 days का ड्यूरेशन आपका प्रीफिक्स था, मतलब था every day to end in 34 days. date wise was prefixed कि इस दिन हम यहाँ होंगे। सिर्फ एक चेंज हमें करना पड़ा था भागलपुर पहुंचने के लिए, क्योंकि छठ था तो हमें 1-2 जगह को क्लब करके वो करना पड़ा था। बाकी इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड। अच्छा, आपका इतना लंबा सफर रहा तो गंगा जो नदी है उसको माँ का संज्ञा क्यों दिया गया?
इसके ऊपर आपका क्या कहना है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे? जी, तो गंगा माँ है, इसको ड्यूरिंग गंगा एक्सपेडिशन मुझे जितनी अनुभूति नहीं हुई और मुझे इतना नहीं समझ आया जितना एक्सपेडिशन के बाद में। सो रिसेंटली दिसंबर जनवरी में मैंने एक और एक्सपेडिशन किया था एंड इस बार मैंने ब्रह्मपुत्र पूरा, जो इंडिया का ब्रह्मपुत्र का पूरा लेग जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर से शुरू होता है, वहां से लेके ब्रह्मपुत्र का पूरा राफ्टिंग किया था एंड due to some technical reasons wing commander Param could not join us, so I was leading the expedition as well. तो जब वहां गए तब पता लगा, जब ब्रह्मपुत्र में थे तब पता लगा कि गंगा सच में माँ है। गंगा नो डाउट ब्रह्मपुत्र बहुत ज्यादा वाइड है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कई बार होता था 18 किलोमीटर वाइड होती है नदी, बट कहीं भी कोई हैबिटेशन नहीं है। गंगा में जगह जगह पे आपको बच्चे खेलते हुए मिल जाते थे, टायर्स के साथ में बच्चे खेल रहे हैं, देयर वर कैटल इन द रिवर, बट ब्रह्मपुत्र में ऐसा कुछ नहीं था, कोई पास में भी नहीं जाता था नदी के। आप इतना कंफर्टेबली, एक छोटा सा गंगा में बच्चा भी इतना कंफर्टेबली गंगा में स्विम कर लेता था, तो वो चीज आप माँ के साथ ही कर सकते हो, जहाँ मैंने ब्रह्मपुत्र में पूरे ड्यूरेशन में ऐसा नहीं देखा, तो वहां लगता था कि गंगा सच में माँ है।